अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे ठीक हैं। तो आपको मैंने जैसे पहले बताया था लेक्चर नंबर 4 में कि आपने जो लेक्चर नंबर 9.2 था हमारा लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, वो आपने अच्छे तरीके से तैयार किया होगा। बच्चों ने मुझे आरपी सेंड भी की है, लेकिन कुछ बच्चे अभी बेटा जिन्होंने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की आरपी मुझे सेंड नहीं की, तो वो जल्दी से इस लेक्चर को तैयार करें। 9.2 की मैं बात कर रहा हूँ, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वाइट बोर्ड पर। तो वो मुझे जल्दी से सेंड करें ताकि मैं आपकी आरपीस चेकआउट कर सकूं, ठीक है। मेरे इंडिविजुअल नंबर व्हाट्सएप नंबर पर आपने मुझे पिक सेंड करनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो नया टॉपिक है 9.3। कौन सा टॉपिक है? 9.3। उसका नेम है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स एंड इट्स यूनिट्स। हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स हैं, ये आज हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 9 है हमारे पास। पहले ऑलरेडी इसकी मतलब आपने थोड़ी बहुत बातें समझी थी। हमारे पास कांस्टेंट यूज़ किया था हमने, ये वाला जो केसी, ये हमने इक्वल करवाया था किसके बेटा? कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो आपके पास ये जो कांस्टेंट आया था केसी, वहाँ पर तो हमने जस्ट इसको रिप्लेस किया था कि बेटा इन दोनों कांस्टेंट की जगह पर हम एक नया कांस्टेंट लिख रहे हैं जिसका नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। लेकिन ये होता क्या है और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, वो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पेज नंबर 9 ओपन करें। पेज नंबर 9 पर टॉपिक है हमारे पास 9.3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स एंड इट्स यूनिट्स। तो डेफिनेशन है, सबसे पहले तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स to the product concentration of the reactant raised to the power of the coefficient as expressed in the balanced chemical equation। yes, जो कि हमारे पास लास्ट फाइनल हमारे पास जो रिजल्ट आया था जनरल रिएक्शन का, मैं रिजल्ट दोबारा से यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसी की बात कर रहे हैं सारी, वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर C इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर ऑफ D। तो इसी की बात दोबारा कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन में जो बात इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में जो बात की गई है वो कुछ इस तरह से की गई है। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स, ये स्मॉल c और स्मॉल d क्या थे? उनके मोल्स थे, डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट था हमारे पास, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? ये एक रिलेशन है किसमें? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स में, ठीक है। उन प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स को आपने किस तरह डिजाइन करना होता है? हमारे पास ये इक्वेशन थी स्मॉल a स्मॉल b रिवर्सिबल साइन, स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो हमने कांस्टेंट्स की वैल्यू सेट किया था वो कुछ इस तरह से थी, यानी कि नोमिनेटर में आपने जो बात लिखनी होती है वो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका प्रोडक्ट होता है मोलर कंसंट्रेशंस का, और उनके जो मोल्स हैं वो उनकी पावर्स में आ जाते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन में ये बात बताई जा रही है आपको। और डिवाइड क्या होते हैं? इसी रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है ये, और डेफिनेटली उनके साथ कुछ मोल्स भी होंगे, स्मॉल a स्मॉल b, तो वो उनकी क्या हो जाती है? पावर्स हो जाती हैं। तो ये बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जो इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह से बताई जा रही है, ठीक है। अब इसको हम दोबारा से रीड आउट कर लेते हैं। फार्मूला जो केसी के लिए बुक में लिखा हुआ है उसको आप सब देख लें। केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सर पहले भी प्रोडक्ट का वर्ड आ गया है, दोबारा फिर से प्रोडक्ट का वर्ड आ गया है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मजमुआ, उसकी बात कर रहा है। पहला प्रोडक्ट इन दोनों का क्या होगा?
मजमुआ, इसकी बात कर रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट, उनकी क्या आ जाती है पावर, कोफिशिएंट्स की पावर, जो कि नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ मोलर कोफिशिएंट्स। तो इनकी भी डेफिनेटली यही होगी बात। अब इन दोनों में रिलेशन है, ठीक है। पेज नंबर 10 पर आ जाएं आप बेटा। पेज नंबर 10 पर आपको एक एग्जांपल के ज़रिए जो हमने आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी हाइड्रोजन और आयोडीन वाली, उसी को दोबारा से वो यूज़ करके बेटा ये बात आपको समझाना चाह रहा है कि किस तरह से यूनिट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखने लगे बेटा। हाइड्रोजन गैस है ये हमारे पास, प्लस आयोडीन ये भी गैस है, इनके लिए रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट इनका बना है HI। क्या बना प्रोडक्ट बेटा, HI। ये दोनों रिएक्टेंट से ऑलरेडी आप इसको जानते हैं, फेमिलियर हैं, पढ़ा हुआ है आपने। ये क्या हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, जो इनके कॉम्बिनेशन के नतीजे में जो नई चीज़ बनती है हमारे पास उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब ये एक रिएक्शन आ गया, इसके लिए आपने ज़रा बुक पर देखें, इसके लिए केसी की वैल्यू फाइंड आउट की गई है। पहले क्या किया गया बेटा, केसी की वैल्यू, अगर आप इस इक्वेशन के लिए केसी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट तो नहीं है, सिंपल एक प्रोडक्ट आ गई है तो कोई बात नहीं, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं HI मोलर कंसंट्रेशन जो हमारे पास 2 है वो इसकी पावर में आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा इसकी पावर्स में। जैसे कि इक्वेशन में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको बेटा, आपने पढ़ा भी हुआ है, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो उनकी क्या हो जाती है पावर्स में आ जाती है, ठीक है। स्मॉल c और स्मॉल a वो जो आपने बात ऑलरेडी अभी समझी है, ठीक है। स्मॉल a उसकी पावर बन गया था, तो यहाँ पर उसी स्मॉल c या a की जगह पर क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो वो इसकी पावर में आ जाएंगे। डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट H2 इंटू I2, ठीक है, इंटू I2। तो एक मोल के लिए जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फॉर 1 मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक। हमारे पास फॉर 1 मोल, एक मोल के लिए जो आपने यूनिट्स यूज करने हैं मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक। तो अगर हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए अगर आप मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएंगे, मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक, पावर क्या है ऊपर बेटा 2, ठीक है, डिवाइड बाय, हाइड्रोजन के लिए भी डेफिनेटली यही यूनिट्स होंगे, आयोडीन के भी यही यूनिट्स होंगे, क्योंकि हम ये इनको कंसीडर किया हुआ है फॉर 1 मोल। हाइड्रोजन के लिए आप लिखेंगे मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक इनटू, आयोडीन के लिए भी यही यूनिट्स होंगे, मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक, ठीक है बेटा। तो आप मैथ से भी ऑलरेडी फेमिलियर हैं। अगर आपके पास कुछ इस तरह की सूरत हाल बन जाए, मैं यहाँ पर रफ आपको समझाने लगा हूँ जनरली, अगर आपके पास लेट्स सपोज 5 इंटू इज इक्वल टू x डॉट वाई, लेट्स सपोज ये आपके पास कोई इक्वेशन है जनरली, तो जब आपके पास वेरिएबल सेम हो, क्या हो बेटा, वेरिएबल्स सेम हो जाए तो आपने एक रूल पढ़ा हुआ है, इन दोनों की जो वैल्यूज ये पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं ऐड ऑन, इन दोनों की वैल्यूज क्या हो जाती हैं ऐड ऑन। तो हमारे पास यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, तो इन दोनों की जो वैल्यूज होती हैं, पावर्स होती हैं, वो ऐड ऑन हो जाती हैं। तो आप यहाँ पर देखें, इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी भी 1 है, जो कि हम नहीं लिखते होते, 1 हम नहीं लिखते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उसी तरह मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक, पावर क्या है 2 है,
डिवाइड बाय, एक पावर ये है डिवीजन में और एक डिनोमिनेटर में 2 है आपके पास, ऊपर तो ऑलरेडी 2 है लेकिन डिनोमिनेटर में आपके पास 2 आगे दो वैल्यूज आ गई, तो इनको आप इकट्ठा कर लें, ये भी क्या हो जाएंगी 2 ही हो जाएंगी, तो ये दोनों आपस में फिर कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा क्या आप लिखेंगे 9 यूनिट्स। केसी के यहां पर क्या यूनिट्स आए 9 यूनिट्स। क्यों यूनिट्स इनका क्यों नहीं आया बेटा, क्योंकि ऊपर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल हो गए इन दोनों के मोल्स के, ठीक है, ऊपर वैल्यू 2 थी तो नीचे भी वैल्यू 2 हो गई, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं आया। ये इक्वेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश की गई है। अब हम उससे नीचे आते हैं बेटा प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम 9.1 सेम है, ठीक है, जैसे अभी आपने हाइड्रोजन आयोडाइड वाली एग्जांपल समझी है, प्रॉब्लम 9.1 में सेम इसी तरह आपने डेरिवेशन करनी है। वहां पर जो डिफरेंस है वो इनके मोलर कंसंट्रेशंस की वैल्यू लिखी गई है, ठीक है, तो वो आपने इसी फार्मूले के जरिए, फार्मूला आपके पास केसी का क्या आ गया है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये आपने नॉमिनेटर्स में लिखना होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ये आपने डिनोमिनेटर में लिखना होगा। ये जनरल फार्मूला समझ लें, ठीक है, यही फार्मूला आपने यूज करना है, तो और बाकी सारी डेरिवेशन इसी तरह से होंगी। अब हम प्रॉब्लम नंबर 9.2 की तरफ जाते हैं जो कि पेज नंबर 11 पर है, ठीक है बेटा। प्रॉब्लम 9.1 सेम एज है जैसे अभी हमने व्हाइट बोर्ड पर ये इक्वेशन एग्जांपल समझी है, ठीक है, तो लेकिन जो हमारे पास प्रॉब्लम 9.2 है, अब उसके लिए जो इक्वेशन है वो अमोनिया वाली है। कौन सी है अमोनिया वाली, कौन, ये लिख लेते हैं हम N2 प्लस H2 रिवर्सिबल रिएक्शंस NH3, आपके पास क्या बन गया है अमोनिया, तो यहां पर हम 2 प्लेस कर देते हैं और यहां हम 3 प्लेस कर देते हैं, ठीक है, सॉरी यहां पर नहीं, हाइड्रोजन के साथ 3 आएगा, ठीक है, वो कैसे, क्योंकि अगर आपके पास N2 है तो यहां पर हमें 2 लगाना खुद से पड़ा है, ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मेथड होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल करना होते हैं। हमने N2 है तो यहां पर N2 हो गया, हमारे पास हाइड्रोजन कितने थे 2 थे, तो इस 2 की वजह से ये कितने हो गए 6, तो यहां पर हमें 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये एक अलग से बहस है, ये आपने 9th में भी समझा होगा केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, 8th स्टैंडर्ड्स में भी ये बातें हैं, ठीक है बेटा, तो हमारा ये तो टॉपिक नहीं है। अब इसमें करना क्या होगा 9.2 प्रॉब्लम, इसको रीड कर लेते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय द हैबर प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय द हैबर प्रोसेस, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट्स, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे रिवर्सिबली एट 500 सेल्सियस, एट 500 सेल्सियस, ये हमारे पास टेम्परेचर होगा, ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक है, तो अब इनके लिए जो कंसंट्रेशंस यूज की गई हैं, तो नाइट्रोजन की N2 की जो वैल्यू हमारे पास, N2 की जो मोलर कंसंट्रेशंस है वो बुक में आपके पास गिवन है, आप देख सकते हैं क्या वैल्यू बेटा 0.62, ये किसकी मोलर कंसंट्रेशंस की वैल्यू नाइट्रोजन के लिए, उसके साथ हाइड्रोजन के लिए H2 के लिए जो वैल्यूज हैं वो भी आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन की वैल्यूज कितनी है 0.20, ठीक है, और अमोनिया के लिए जो है NH3, इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो भी आप देख सकते हैं 0.113, इनके ये क्या है मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन के लिए यूनिट्स कौन सा यूज होता है मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक, इसके लिए भी मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक और सेम एज हियर मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक, ठीक है बेटा, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शंस है, इन तीन हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंस, 2 रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं, एक नई बनने वाली अमोनिया गैस है, तो इन
तीनों की हमारे पास कंसिडरेशंस गिवन है प्रॉब्लम 9.2 में। तो अब आपने इसी इक्वेशन के लिए केसी वैल्यू फाइंड आउट करना होगी। केसी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं बेटा? आप कंसिडरेशन ऑफ द प्रोडक्ट NH3, अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा? 2 है हमारे पास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2, तो ये इसकी पावर में आ जाएगा, डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स N2 इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन H2। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 3 अब आपको नजर आ रहा है, तो 3 इसकी क्या पावर बन जाएगी? 3 इसकी क्या बन जाएगी बेटा? पावर बन जाएगी। तो इनकी वैल्यूज अब आप लिख लें। अमोनिया के लिए वैल्यू क्या यूज की गई है? 0.113। साथ इसका यूनिट भी लिख लें बेटा आप, मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक। ठीक है, मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक स्क्वायर है ऊपर, डिवाइड बाय नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.602 मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक इनटू मोलर। अब हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन लिखनी होगी। हाइड्रोजन की जो हमारे पास कंसंट्रेशन गिवन है 0.42 मोल डेसीमीटर पर क्यूब। ठीक है बेटा, और इसकी पावर कितनी है? 3। इसकी पावर कितनी है? 3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपने ये सारी कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट है वो हमारे पास आएगा बेटा 0.286। 0.kc इज इक्वल टू 0.286। ठीक है, और जो बाकी इसके यूनिट्स होंगे वो आप देख सकते हैं। हमारे पास ऊपर पावर कितनी है? 2 है बेटा, और नीचे पावर कितनी बन गई है हमारे पास? 3। एक ये है और 1 इधर है। नीचे पावर 4 हो गई है, ऊपर पावर कितनी हो गई है? 2 हो गई है। तो 2 कैंसिल हो जाएगा 4 के साथ। तो अगर आप यहाँ पर मैं यहाँ पर यूनिट्स को अलग से कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक, हमारे पास जो ऊपर वैल्यू कितनी है? 2 है, डिवाइड बाय मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक। नीचे पावर कितनी हो गई है? 4। नीचे पावर कितनी होगी बेटा? 4। 1 यहां पर है और 3 आपको यहां नजर आ रही है। पावर कितनी हो गई है? 4। तो ये 2 के साथ 4 कैंसिल, तो नीचे कितनी पावर बचेगी? अभी 2 बचेगी। मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक पावर कितनी भी बच गई है हमारे पास? 2। ठीक है, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे वैल्यूज को, तो हमारे पास पावर, पहले पावर अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, मोल के साथ भी और डेसीमीटर पर क्यूबिक के साथ भी। मोल का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और डेसीमीटर की पावर क्या हो जाएगी? -6। ठीक है, ऊपर 1 है हमारे पास। जब आप इसको ओपन फॉर्म में लिखेंगे विदाउट फ्रैक्शन फॉर्म, तो आपके पास मोल जो ऑलरेडी प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, -2, और जो ऑलरेडी -6 है डेसीमीटर -6 में है, तो वो क्या हो जाएगा? प्लस में। ठीक है, ये आ गया प्लस में। तो इस पूरी कैलकुलेशन का जो सिर्फ यूनिट्स आए हैं वो आए हैं मोल -2 डेसीमीटर की पावर कितनी आ गई है हमारे पास? 6। तो इसके साथ आपने यूनिट्स लिख लेने हैं। 0.286 मोल की पावर कितनी हो गई है बेटा? -2, और डेसीमीटर पावर कितनी हो गई है? 6। तो आपके पास ये फाइनल केसी की वैल्यू आ गई है फॉर द अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है। इससे पहले आपने जो इक्वेशन समझी थी उसमें यूनिट्स नहीं आए थे। यूनिट्स क्यों नहीं आए थे? क्योंकि इन दोनों की मोल्स की पावर इक्वल हो गई थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। ऊपर पावर 2 हो गई है, नीचे 4 हो गई है, तो ये कैलकुलेट करके आपके पास कुछ ना कुछ यूनिट्स आ जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो एंड करते हैं। आज आपने क्या क्या कुछ करना होगा? टॉपिक 9.3 आपने याद करना है। मैं डायरी यहाँ पर लिख रहा हूँ, टॉपिक 9.3। उसमें आपने क्या करना है? एक तो आपने आज के टॉपिक की डेफिनेशन यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन, और उसके साथ जो आपने प्रॉब्लम 9.1,
9.2, 9.3, ये तीनों की आपने प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। ये इतने काम आज आपने करने हैं और इनको जल्दी से प्रिपेयर करें और फिर मुझे RP सेंड करें। दोबारा आपके पास हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।